हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। टोटल 85 क्वेश्चन है और ये एग्जाम आपका 23 फेब 2020 में कंडक्ट हुआ था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी नेट सेट और जेआरएफ के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए भी आपको डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। मैंने डिटेल में सिलेबस डिस्कस कर रखा है जिसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 फेब 2020 में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। लेक्चरर स्कूल न्यू कॉमर्स का ए सीरीज है जिसका मैं पेपर सॉल्व करवा रही हूँ और ये आपकी 90 मिनट्स का टोटल टाइमिंग होती है एग्जाम की और टोटल 85 क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 85 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका जो नेगेटिव मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग होगी दैट इज 1/4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में ही देखने को मिलेगा, हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम में ही आया था, ओनली वन लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? तो अवसर लागत क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव सोर्स मीन साधनों को दूसरे उत्पाद पर लगाने की ये लागत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर आप जो है एप्पल पर ही जो है सारे साधन जो है प्रोडक्शन के लगा दोगे तो वो साधन आपको मैंगो की प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन जो इसका राइट होगा वो होगा सी, द कॉस्ट फॉरगोन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट मीन किसी अन्य उत्पाद के उत्पादन के पक्ष में छोड़ी गई लागत को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत कहा जाता है। तो थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज जो है यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो आपकी क्विक बुक्स भी है, सेज 1, सेज 50, ये तीनों है, लेकिन जो सेज एम है वो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दे रखी है इनकी। फ्रेश बुक्स, नेट सूट ERP, टिपाल्टी, फ्री एजेंट, जोहो बुक्स, सेज बिजनेस क्लाउड, अकाउंटिंग, सेज 50, बिग टाइम, ट्रेडो, ये सारे जो है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज अंकटाड स्टैंड फॉर। तो अंकटाड की फुल फॉर्म पूछी है, ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस का कंसेप्ट है और अंकटाड जो आपका 1964 में बनाया था, ये डेवलपिंग कंट्रीज ने बनाया था और इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम इज जनरली यूज्ड व्हेन गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच। स्टॉक और देनदार पद्धति जो है यूज की जाती है जब गुड्स आर सेंट टू द ब्रांच, गुड्स को सेंड किए भेजा जाएगा ब्रांच पे एट एंड इनवाइस प्राइस, जब जो गुड्स को चालान मूल्य पर भेजा जाता है, ठीक है, ब्रांच में, तब आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम यूज होता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, गुड्स इन ट्रांजिट आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ। तो जो आपके गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है दूसरी जगह लेकर जाना गुड्स को, ठीक है, तो ये शोन की जाएगी, शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की जो बैलेंस शीट है वहाँ पे इनको शो किया जाएगा। ये भी आपका ब्रांच अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। तो ब्रांच अकाउंटिंग आपका BCom लेवल के ये सारे टॉपिक रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेयरली ए समरी ऑफ। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है आपका कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो आपका पता है जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसके 2 साइड होती है, वन इज रिसिप्ट एंड वन इज पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड आपकी डेबिट साइड और पेमेंट आपकी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट्स ए कैश ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन आपकी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही नेचर की यहाँ पे जो है यहाँ पे आपकी जनरलाइज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी बात की जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और उस पर ओनली रेवेन्यू नेचर की ही आइटम्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वहाँ पे शो होती है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछा है तो इट्स ए समरी ऑफ जस्ट कैश ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
7th क्वेश्चन, अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, तो आपका ये किस्त भुगतान प्रणाली के बारे में पूछा है। तो आपकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होती है एक, और एक आपकी हायर परचेज सिस्टम होती है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि द टाइटल ऑफ गुड्स इज पास्ड ऑन द वायर इमीडिएटली, ठीक है। जो गुड्स का टाइटल होगा वो वैसे जैसे जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी टाइम जो है बायर को इमीडिएटली जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, जैसे ही एग्रीमेंट साइन होता है। लेकिन जो आपकी हायर परचेज है, हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, उसमें गुड्स का टाइटल जो है उस टाइम एग्रीमेंट के टाइम जो है ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि गुड्स का टाइटल तब जाके ट्रांसफर होता है जब जो बायर होगा वो फाइनल इंस्टॉलमेंट की जो अंतिम किस्त है उसको पे कर देगा, तभी उसको गुड्स का टाइटल पास होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अंडर पेमेंट जो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम यहाँ पे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1, ठीक है। तो आपका जो टाइटल ऑफ गुड्स है पास्ड ऑन द वायर इमीडिएटली, जल्दी ही आपका जो है पास हो जाता है उसी टाइम एट द टाइम ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट। जैसे ही एग्रीमेंट साइन होगा तो गुड्स का टाइटल भी जो खरीदने वाला होगा गुड्स को उसके पास चला जाएगा। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में होता है। और जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका हायर परचेज सिस्टम में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका 1 इज राइट आंसर, 7 क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, कम डिविडेंड कोटेशन ऑफ शेयर्स मीन्स दैट कोटेशन इंक्लूड्स। तो जो आपका कम डिविडेंड कोटेशन है, कम डिविडेंड का हिंदी में मतलब होता है सह लाभांश। तो सह लाभांश का मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डिविडेंड है टू बी डिक्लेयर्ड इन फ्यूचर्स, जो डिविडेंड है वो आपका फ्यूचर में डिक्लेयर किया जाएगा। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन साझेदारी का विघटन। देखिए फ्रेंड्स, 2 टर्म्स होती है, एक आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जो आपकी टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप, जो आपकी ओल्ड पार्टनरशिप थी वो टर्मिनेट हो गई है, वो मतलब उसका समापन हो गया है। किसके कारण? ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के टाइम। लेकिन अगर आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो फर्म मतलब क्लोज डाउन ऑफ बिजनेस, जो पूरा बिजनेस होगा वो क्लोज डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पूछा है, तो पार्टनरशिप में जस्ट आपकी ओल्ड पार्टनरशिप जो है टर्मिनेट होगी, ठीक है, एडमिशन या रिटायरमेंट या आपके डेथ का कोई भी जो है यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नन ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं लीड टू द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, जो आपका बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। विल लीड रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, आपको पता है जब बिजनेस डिसकंटिन्यू होता है तो जो एसेट्स होगी उनको रियलाइज की जाएगी, उनको बेचा जाता है। बेचे जाने पर जो भी आपका पैसा होगा उससे जो है देनदारियों को जो है पे की जाएगा। तो ये तो आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका, नन ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, अंडर हायर परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज चार्ज। हायर परचेज सिस्टम आपका ये किराया खरीद प्रणाली। तो आपको पता है हायर परचेज सिस्टम में जो है ओनरशिप जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पर जो है ओनरशिप जो है ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगा कैश प्राइस पर, ठीक है। कैश प्राइस पर जो है हर साल जो है जो कैश प्राइस होगा किसका, एसेट्स का, उस पर जो है हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो इसका 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, व्हेन द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन आर टू बी बोर्न बाय परचेजिंग कंपनी देन इट डेबिट। देखिए जब जो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस है, जब कंपनी का समापन हो रहा है, अगर वो एक्सपेंसेस आपकी परचेजिंग कंपनी जो है क्या कर रही है, बोर्न कर रही है, परचेजिंग कंपनी इनको पे कर रही है, ठीक है। परचेजिंग कंपनी कौन सी होती है, एक तो आपकी ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफरर, आपकी दूसरी ट्रांसफररी कंपनी, ठीक है। जो बिजनेस को बेच रही है दैट इज़ योर ट्रांसफरर कंपनी, और जो बिजनेस को जो है खरीद रही है वो आपकी ट्रांसफररी कंपनी होती है, ये आपकी ट्रांसफररी कंपनी है। तो जब कंपनी लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस को खरीदने वाली कंपनी जो है बेयर करती है तो ये कंपनी के गुडविल अकाउंट में जो है उसको डेबिट किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को अगर आपकी सेलिंग कंपनी, जो सेलर कंपनी है, वो सेलर कंपनी बेयर कर रही है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में शो की जाते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे परचेजिंग कंपनी बेयर कर रही है तो गुडविल अकाउंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच मेथड इज नोन एज ड्यूल मेथड ऑफ शेयर वैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स शेयर वैल्यूएशन के मेथड यहाँ पे पूछे हैं, तो ड्यूल मेथड कौन सा है? तो देखिए शेयर वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसमें एक आपका यील्ड मेथड भी होता है, यील्ड मेथड प्रॉफिट और डिविडेंड के बेस पे, फेयर वैल्यू मेथड्स, और आपका प्राइस अर्निंग मेथड। प्राइस अर्निंग का फॉर्मूला होता है आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग प्राइस पर शेयर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और भी मेथड है एसेट्स बैकिंग मेथड, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या रियल वैल्यू मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शेयर की जो शेयर आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ रियल इंटरनल वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेस पे जो है यहाँ पे शेयर की वैल्यूएशन होती है। और एक और मेथड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है फ्रेंड्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए जो आपका फेयर वैल्यू जो मेथड है यहाँ पे, जो आपका फेयर वैल्यू मेथड है, इसमें जो है इसका फॉर्मूला क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ शेयर वैल्यूएशन का मेथड। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो फेयर वैल्यू का मेथड जो होता है, एक आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड मेथड डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। तो इन दोनों का जो एवरेज होता है वो आपका फेयर वैल्यूएशन मेथड के बराबर होगा। ठीक है, तो फेयर वैल्यूएशन निकालने का मेथड इस तरह से है। तो मीन इसमें 2 मेथड यूज हो रहे हैं, एक आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और यील्ड वैल्यू मेथड। दोनों ही मेथड से यील्ड वैल्यूएशन होती है। तो ड्यूल मेथड पूछा है शेयर वैल्यूएशन का, तो इसका बी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 2 मेथड यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है सब्सिडरी बुक्स आर आल्सो कॉल्ड एज। तो सब्सिडरी बुक्स आपको पता है सहायक पुस्तकें इनको कहते हैं। तो सहायक पुस्तकों में आपको पता है कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स, जनरल प्रॉपर्स। तो ये सारे जो है आपके सब्सिडरी बुक्स में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल्सो कॉल्ड पूछा है, तो उसको जो है जनरल सब्सिडरी बुक्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरीज विद द क्वांटिटी परचेज। जैसे ही जो है हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं तो वो चेंज होता रहता है, वेरी करता जाता है। ठीक है, तो देखिए वो कौन सा डिस्काउंट है? वो है आपका कैश डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेड डिस्काउंट मीन व्यापारिक छूट। कैश डिस्काउंट तो आपका एट द टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम दिया जाता है ताकि जल्दी से पेमेंट रिसीव हो सके। ठीक है, जल्दी पेमेंट पाने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट आपका क्वांटिटी ज़्यादा जब परचेज की जाती है उस टाइम जो है ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने पर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसका 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, ये रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी दे रखी है 45,000, करंट रेशियो दे रखी है 2.5:1, बट वुड बी दी अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी पूछी है। तो देखिए आपका करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है, तो करंट रेशियो यहाँ पे दे रखी है 2.5। ठीक है, और इसको रेशो 1 है तो मतलब डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, और इक्वल टू करंट एसेट्स भी दे रखी है। कितनी है करंट एसेट्स? यहाँ पे 45,000 दे रखी है, तो 45,000 इसको डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से। अब इसको आर पार मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका ये 2.5, ये 0.5 है, 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 45,000। और अगर बात की जाए करंट लायबिलिटी तो 45,000 को डिवाइड कर देंगे 2.5 से, और 45,000 डिवाइडेड बाई 25, और इसका अगर हम दशमलव हटा देंगे तो ऊपर जाके 10 बन जाएगा ये। तो जब हम इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और 5 नए 45, 9 दूनी 9,000 इंटू 2, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 18,000 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और हमारी करंट लायबिलिटी यहाँ पे पूछी थी, तो करंट लायबिलिटी हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो करंट लायबिलिटी कितनी है? दैट इज 18,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जो रेशियो एनालिसिस के जो फॉर्मूला है वो भी लर्न करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इन द लाइट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 की बात कर रहे हैं, रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग आपके स्टैंडर्ड 17 में रिपोर्टेबल सेगमेंट आते हैं, रिपोर्ट करने योग्य खंड इनको बोला जाता है। आर दोज इन विच टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स एंड इंटर सेगमेंट सेल्स। देखिए रिपोर्ट करने योग्य खंड वे हैं जिनमें बाहरी बिक्री और अंतर खंड बिक्री से कुल राजस्व है, ये इसका हिंदी में मीनिंग है। तो देखिए इंटर सेगमेंट का मतलब होता है
दूसरे सेगमेंट से जो है, जो विद अदर सेगमेंट से जो आपकी सेल्स रेवेन्यू होती है, तो किसको जो है रिपोर्ट करने योग्य खंड माना जाएगा? उन्हीं को रिपोर्ट करने योग्य खंड माना जाएगा जिनके सभी खंडों की कुल राजस्व जो होगी 10% या इससे ज़्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सभी खंडों का कुल राजस्व जब 10% है इससे ज़्यादा होगा तो वो आपके रिपोर्ट करने योग्य खंड कहलाते हैं। तो ये आपका काउंटिंग स्टैंडर्ड 17 बोलता है। तो 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। इन एन ऑपरेटिंग लीज, तो ऑपरेटिंग लीज आपका ये परिचालन पट्टे से रिलेटेड है ये, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का ये टॉपिक है, लीजिंग का। इन एन ऑपरेटिंग लीज द लेसी शुड रिकॉग्नाइज द बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव एज, हिंदी में इसका मतलब है एक परिचालन पट्टे में पट्टेदार को प्रोत्साहन के लाभ को इस रूप में पहचानना चाहिए। तो देखिए जो आपकी लीजिंग होती है, ठीक है, एक आपका लेसर होता है, लेसर, और दूसरा आपका लेसी। जो आपका लेसर होता है, लेसर मीन पट्टादाता, और जो आपका लेसी है, लेसी मतलब पट्टेदार। तो जो आपका पट्टेदाता होता है, पट्टेदाता कौन होता है? जो ओनर ऑफ द एसेट्स होता है, जो संपत्ति का स्वामी होता है। और जो पट्टेदार होगा वो कौन होगा? वो संपत्ति का यूज करने वाला होगा, मीन यूजर ऑफ एसेट्स होगा। तो देखिए ऑपरेटिंग लीज पूछी है यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, लीवरेज लीज, सेल एंड लीज बैक लीज, काफ़ी जो है डिफरेंट इसके टाइप होते हैं। तो ऑपरेटिंग लीज यहाँ पे पूछी है, तो इसमें जो लेसी होगा वो पट्टेदार को प्रोत्साहन के लाभ को इस रूप में पहचाना चाहिए। तो किस रूप में? इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, रिडक्शन ऑफ रेंटल एक्सपेंसेस ओवर द लीज टर्म ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, मीन सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि में किराए के खर्चों में कमी। जब उसके पट्टे की अवधि में किराए के खर्चों में जो कमी होगी ना, तब उसे लगेगा कि जो प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन के लाभ को वो उस रूप में पहचानेगा वो। तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ फॉर पेइंग आउट एंड सब्सिक्वेंटली रेप्लेनिशिंग पेटी कैश। एक मिनट, थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। तो देखिए इसमें आपका पूछा है कि मीन ऐसा कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें भुगतान करना और बाद में छोटी नकदी की भरपाई करना। ठीक है, तो वो सिस्टम आपका है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम मीन अग्रदायी प्रणाली, अग्रिम राशि भी इसे कहते हैं। इम्प्रेस्ड सिस्टम में फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें खर्च होने से पहले ही जो है खर्च के लिए जो पैसा दे दिया जाता है, दिए गए पैसा, ठीक है, खर्च होने से पहले ही खर्च के लिए जो पैसा दे दिया जाता है और बाद में उसका हिसाब किया जाता है, दैट इज योर इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इसका 1 इज राइट आंसर। 19 क्वेश्चन है इफ द बायर fails to pay an installment then the seller has the right to repossession of goods under। तो देखिए अगर जो बायर होगा, जो खरीदने वाला होगा, अगर अपनी इंस्टॉलमेंट जो है पे करने में फेल हो जाएगा तो जो बेचने वाला हो, तो सेलर को राइट होता है अपनी गुड्स पर वापस कब्जा पाने का। तो ये आपका कौन से सिस्टम में होगा? ये सिर्फ आपका हायर परचेज सिस्टम में होगा, क्योंकि आपको पता है हायर परचेज सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम जो है जो पोजेशन होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है। पोजेशन ओनरशिप जो है लास्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी तभी जो है इसका पोजेशन दिया जाता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, उसमें पोजेशन आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका ऑप्शन जो होगा 2 होगा। हायर परचेज सिस्टम में रिपोजेशन ऑफ गुड्स जो है सेलर वापस जो है अपनी गुड्स को कब्जे में ले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज दैट ऑफ ए। ठीक है, तो आपका जो कंसाइनर है और जो कंसाइनी है, कंसाइनर आपका प्रेषक, कंसाइनी आपका प्रेषिती। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड है ये। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? इसमें जो आपके कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है जिसमें 1 पर्सन जो होगा, ठीक है, 1 पर्सन, और ये सेकंड पर्सन, 1 पर्सन जो है गुड्स को सेंड करेगा टू दी अनदर पर्सन फॉर सेल ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, ये इसके बिहाफ पे ये गुड्स को आगे बेचेगा एक पर्टिकुलर कंसिडरेशन के लिए। तो जो आपका जो सेंडर होगा गुड्स का वो आपका कंसाइनर कहलाएगा, मीन प्रेषक, और जो रिसीवर होगा गुड्स का वो आपका कंसाइनी कहलाएगा, मीन प्रेषिती कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो आपकी प्रिंसिपल और एजेंट की तरह होती है। ये आपका प्रिंसिपल होगा बेचने वाला और दूसरा जो है आपका रिसीवर एजेंट होगा, क्योंकि ये एज ए एजेंट जो है काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका
बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो थे मैंने क्लेम किए थे, क्योंकि जो उनकी आंसर की थी उसमें फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया था, लेकिन पार्टनर्स ऑफ फर्म्स का तो कोई लेना देना है ही नहीं, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन शायद मैंने इसमें क्लेम किए थे, तो हर क्वेश्चन के लिए 1000 फीस उन्होंने रखी थी, लेकिन क्लेम तो करने पड़ने थे। तो ये इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो ऑफ ए मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स where the death of the members has occurred in the course of the operational duty। ऑपरेशनल ड्यूटी के टाइम जो थी, जो आर्म्ड फोर्स में था, ठीक है, मेंबर्स था, ठीक है, आर्म फोर्स में था ये, और इसकी ऑपरेशन के टाइम इनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो पत्नी होगी उनको जो पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन जो मिलेगी, वो क्या होती है, टोटली एग्जेम्प्टेड होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका टैक्सेशन अकाउंटिंग का ये क्वेश्चन है, तो टोटली एग्जेम्प्ट है ये, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग यहाँ पे पूछा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनका लाभ हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। ठीक है, ऐसे खर्चे जो हम जब करते हैं, तो आपके जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सपेंडिचर कैपिटल कौन सा नेचर का होगा, ये आपका जो ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने जो वेबसाइट वाले आपके कमीशन वाले हैं, उन्होंने ऑप्शन यहाँ पे प्रीमियम पेड फॉर लीज दे रखा है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रीमियम पेड फॉर लीज जो है, एक तरह से इसमें एसेट्स किसी तरह की एक्वायर नहीं हो रही है, कोई संपत्ति वो एक्वायर नहीं कर रहा है, इसमें जस्ट वो लीज जो है, लीज के लिए जो है प्रीमियम पे कर रहा है फॉर ए लीज, इसमें कोई संपत्ति एक्वायर नहीं की जा रही है। तो मुझे इसका डाउट लग रहा है कि ये शायद इसका नहीं होगा। अगर लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परचेज ऑफ लैंड, अगर किसी लैंड को परचेज करना है, उसके लिए कोई लीगल खर्चा करते हो, या फिर एक डिवेंचर लोन आप रेज करना चाहते हो, उसके लिए लीगल एक्सपेंसेस करते हो, तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। लेकिन ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो उनके आंसर की अकॉर्डिंग तो एक यहाँ पे जो है राइट आंसर है, बाकी यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है मुझे ये वाले सेकंड और थर्ड लग रहे हैं। तो ऑप्शन आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो है कौन सा इसमें सही लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फ्लोइंग इज ए बॉडी सेटअप अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो आपको पता है नए कंपनी एक्ट आया है 2013, और इसने किसको रिप्लेस किया है, 1956 एक्ट को, जो पहले पुराना होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है नई जो बॉडी सेटअप की गई है वो है आपकी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नाफरा। नाफरा ने जो है, जो आपकी नकासा है, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको जो है रिप्लेस किया है, और इसकी जगह नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है नई आई है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। अकाउंटिंग इज ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज ए। तो अकाउंटिंग जो है एक तरह से सोशल साइंस है, क्योंकि आपको पता है इसमें जो है पर्टिकुलर रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल सभी फॉलो होते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज ए सोशल साइंस, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, इन एन इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब जो है फर्म का समापन हो जाता है तो उस टाइम क्या होगा, एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटी आर पेड ऑफ। जो एसेट्स होगी, संपत्तियां होगी, इनको बेच दी जाएगा, और जो भी दायित्व होंगे उनको पे किया जाएगा। तो ऐसा कब किया जाता है, जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कम्स अंडर एफिशिएंसी रेशो। तो एफिशिएंसी रेशो पूछी है, तो एफिशिएंसी रेशो के और भी नाम है, इनको एक्टिविटी रेशो भी कहा जाता है, टर्नओवर रेशो भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दक्षता अनुपात हिंदी में कहते हैं। तो इसके अंडर कौन कौन सी रेशो आती है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर आती है, इन्वेंट्री टर्नओवर ये भी आती है, फिक्स एसेट टर्नओवर ये भी आएगी, और ऑल ऑफ द अबव मीन ये तीनों ही जो है इसके राइट आंसर हो गए। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। तो आपके डिफरेंट तरह की रेशो होती है, लिक्विडिटी रेशो, लीवरेज रेशो, ठीक है, जिसमें आपकी डेब्ट टू टोटल फंड्स, डेब्ट इक्विटी रेशो आती है, प्रोप्राइटरी रेशो आती है। तो ये सारी आपकी रेशो से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, तो इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजर्शन और रीजनिंग दे रखी है, अजर्शन और रीजनिंग। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, अजर्शन होता है एक तरह से दावा होता है, एक तरह से अभिकथन इसको कहते हैं, दृढ़ कथन इसको बोलते हैं। इन्होंने अजर्शन दे रखी होगी, और इसको सपोर्ट करने के लिए एक साथ में रीजन दे रखा होगा। आपने देखना है कि क्या जो ऊपर अजर्शन दे रखी है, क्या इसको नीचे जो कारण दिया है, क्या इसको वो सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ये दोनों अलग है, ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है, ये दोनों में से एक सही है, ये दूसरा गलत है, ये आपने बताना है। तो देखिए
अजर्शन, अजर्शन क्या कहती है, मीनिंग इनको दावा क्या किया है इन्होंने दावा किया है कि मार्कअप प्राइस इज ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइस। देखिए मार्कअप प्राइस क्या होता है आपका, मार्कअप प्राइस एक तरह से जो है फुल कॉस्ट या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मार्कअप प्राइस में जो है आपके डिफरेंट एक मेथड है डिटरमाइनिंग प्राइस करने के लिए। तो डिफरेंट प्राइसिंग मेथड है, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्टिंग प्राइसिंग है, वेरिएबल कॉस्टिंग प्राइसिंग जिसको बोलते हैं, गोइंग रेट प्राइसिंग है, कस्टमरी प्राइसिंग है, ठीक है। और इसमें एक मार्कअप प्राइसिंग भी आता है, मार्कअप प्राइसिंग और फुल कॉस्ट इसको बोलते हैं। मेन इसमें जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट आएगी प्लस इसमें कुछ जो मार्कअप होगा, जो प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर देंगे कंपनी वाले, दैट इज योर मार्कअप प्राइसिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सही है, मार्कअप एक प्राइसिंग मेथड है। और इसको कैसे जो है एक्सप्रेस किया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है प्राइस इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, जो मूल्य बराबर है औसत कुल लागत, और इसमें जमा करेंगे आपका मार्कअप प्राइस इनटू एवरेज टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो ये इसको राइटली एक्सप्रेस कर रहा है। तो मीन अजर्शन जो रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग जो है बिल्कुल सही है, और ये आपका अजर्शन भी जो है बिल्कुल सही है। मीन दोनों ही जो है क्वेश्चन सही है, तो बोथ ए और आर इज राइट, करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मीन जो आपका मार्कअप प्राइसिंग है उसको इस इक्वेशन में जो है मेंशन किया जाता है, इस इक्वेशन में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अजर्शन और रीजनिंग, ये भी सेम क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग दो कंसेप्ट है, डू नॉट कन्वे द सेम मीनिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। जी हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग अलग होती है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग अलग होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग आपका क्या होता है, आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा किसके कारण, प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर आप किसी एडिशनल किसी प्रोडक्ट की, किसी उत्पाद की अलग से अलग यूनिट जो है, एक एक्स्ट्रा यूनिट जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसका प्रोड्यूस करने से, उसका उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आएगा वो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। लेकिन जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है वो एक तरह से डिफरेंस है, अंतर है किसमें, बिटवीन दी कॉस्ट ऑफ टू अल्टरनेटिव डिसीजन के बीच में डिफरेंस है। तो ये दोनों जो है डोंट कन्वे, नॉट कन्वे सेम मीनिंग, तो ये तो सही है। और रीजनिंग में क्या कहता है, डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी सही है। और इन्होंने क्या बोला है कि जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो बढ़ती और घटती रहती है, ठीक है, किसके ड्यू टू, किसके कारण, जब जैसे ही फिक्स कॉस्ट जो आपकी स्थायी लागत है वो चेंज होगी, इसके कारण आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट भी घटती और बढ़ती रहेगी, जो बिल्कुल सही है। मीन दोनों ही अजर्शन और रीजनिंग जो है बिल्कुल सही है, और जो आपकी रीजनिंग है वो अजर्शन को बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रही है आपकी अजर्शन को रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बता रही है कि जो डिफरेंशियल कॉस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज होने से के कारण घटती बढ़ती रहती है। ओके, तो 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच वन ऑफ मोर अप्रोप्रिएट फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ये आपका बिजनेस फाइनेंस का जो है कंसेप्ट है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर इसका रहता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होती है, मीन रिटेन अर्निंग मीन जब जो कंपनी जो है अपने पास रिटेन करके रख लेती है अर्निंग को, ठीक है, ताकि भविष्य में कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए उसमें इन्वेस्ट कर दे। अगर कंपनी जो है इस पैसे को, रिटेन अर्निंग को अगर कहीं पे लगा देती है, या कि बैंकिंग में लगा दिया, एफडी लगा दी, तो वहाँ पे उसको अर्निंग हो सकती थी, लेकिन उसने वैसा नहीं किया। मीन वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वहाँ पे कंपनी ने जो है एक तरह से खो दी है, ठीक है। तो मीन रिटेन अर्निंग एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू दी फर्म्स, या तो कंपनी उस पैसे को बैंक में लगा देती, या अगर कंपनी जो है उस पैसे को डिविडेंड के रूप में अगर अपने शेयर होल्डर को दे देती, तो हो सकता था कि जो डिविडेंड उनको मिलेगा उसको कहीं वो इन्वेस्ट कर देते, तो उनको वहाँ पे इनकम होती। लेकिन जो आपकी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है उसको जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टू दी फर्म्स होती है ये एक तरह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स से रिलेटेड है क्वेश्चन है ये, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्म्स इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। नॉट इंक्लूडेड टर्म्स इनकम, तो इनकम जो है, इनकम को डिफाइन किया गया है टैक्सेस में कि इनकम में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो जो आपके इनकम में एक तरह से प्रॉफिट एंड गेन्स भी आते हैं, प्रॉफिट एंड गेन आते हैं, डिविडेंड आते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरीज में आएगा, स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट आते हैं, ग्रांट अलाउ टू एसएससी आते हैं टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, और वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट,
पीजीबीपी इनकम इसमें आती है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये सारी इनकम जो है आपकी इनकम में आती है। तो इसमें नोट जो है इंक्लूड इन टर्म्स ऑफ इनकम यहाँ पे पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो देखिए डिविडेंड भी आता है, राइट है इसका, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ये भी आएगा, और प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी ये भी आएगा। लेकिन आपका रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो यात्रा व्यय है उनकी अगर प्रतिपूर्ति हो जाती है बाद में, तो इनको इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो आपके कमीशन वालों ने जो आंसर की दी है, उसमें उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को जो है यहाँ पे मेंशन किया था, ऑप्शन 1 को, जो कि राइट नहीं है। और इस क्वेश्चन के लिए भी मैंने क्लेम किया था, तो मैंने 2 क्वेश्चन के लिए क्लेम किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, रिवर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो कि इनकम में शो नहीं होते हैं, इनकम टर्म में नहीं शो की जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इंटरेस्ट फ्रॉम पीपीएफ, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आपका एग्जेम्प्टेड इनकम है, और ये अंडर सेक्शन 80C के अंदर आती है, और इसमें 1.5 लाख तक जो अमाउंट होगा एज ए इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो एग्जेम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू प्लेस ऑफ ड्यूटी फॉर एन एम्प्लॉय हु इज फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज्ड सच एज ब्लाइंड, डीफ, डम्प और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज एग्जेम्प्टेड अप टू। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में पूछा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर आने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप है, तो उसके लिए जो एग्जम्पशन पूछी है वो कितनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आपका अलाउंस का चैप्टर है, ठीक है, ये आपके इनकम टैक्स के टॉपिक है। अलाउंस चैप्टर आपका सेक्शन 10 में जो है अलाउंसेज आती है। सेक्शन 10 में जो है 3 तरह की मेन अलाउंसेज इसमें आती है। फर्स्ट है फुल्ली एग्जम्प्टेड या फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल में आपके डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस आती है। और सेकंड में पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड आती है, जिसमें चिल्ड्रन एजुकेशनल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और आपकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें आती है, और HRA भी इसी में आती है, हाउस रेंट अलाउंस भी इसी में आती है। तो बात करें ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपकी पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड में आती है, जिसमें जो आपकी 3200 रुपीज़ पर मंथ जो है, जो हैंडीकैप होगा, हैंडीकैप फॉर ट्रैवलिंग उसके लिए दी जाएगी, ठीक है। 3200 रुपये पर मंथ जो है आपके हैंडीकैप के लिए। और जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, ठीक है, जो नॉर्मल होगा उसको 1600 रुपये पर मंथ जो है उसको दी जाएगी ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और तीसरी जो अलाउंस है वो है फुल्ली एग्जम्प्टेड। तो फुल्ली एग्जम्प्टेड में अलाउंसेज अगर मिलती है MLA और MPs वगैरह को, ठीक है, या फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मिलती है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्टेड में आती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड का पार्ट है, और ये आपकी फिजिकली हैंडीकैप के लिए पूछी है। तो ये आपका 3200 रुपये पर मंथ उनको मिलेगी। तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन कंटेन्स ब्लैंक अल्फ़ाबेट्स। तो जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है उसमें जो है कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पैन नंबर है उसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट में जो आपके 6 जो है आपके अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, और जो 4 डिजिट होंगे वो आपके न्यूमेरिक होते हैं, ठीक है। तो टोटल 10 होते हैं इसमें, ठीक है, 10 डिजिट होते हैं। तो इसमें अल्फ़ाबेटिक पूछे हैं, तो अल्फ़ाबेटिक कितने होंगे, 6 होंगे। तो बी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33, ITR फुल फॉर्म इज। ITR फ्रेंड्स होता है इनकम टैक्स रिटर्न्स। ये आपके सारे टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, टैक्स जो आपका रहता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर में जो है इन क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट जो है इनमें इंक्लूड है, कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न ये फुल फॉर्म होगी। तो ITR जो है, ITR फॉर्म जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे ITR का मतलब क्या होता है, ITR जो है एक फॉर्म होता है जिसको पर्सन जो है, एक व्यक्ति सबमिट करता है किसके पास, IT डिपार्टमेंट में, जिसमें जो है उस फॉर्म में व्यक्ति की जो इनकम होगी उसके बारे में और उस पर कितना टैक्स उसने पे किया उसकी जानकारी किसमें होगी, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में दी होगी। तो ITR जो है डिफरेंट तरह के होते हैं। ITR 1 से लेके ITR आपके ये 7 तक जाते हैं। तो ITR थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ITR जो 1 फॉर्म है वो आपके 1 हाउस प्रॉपर्टी होगी, इंडिविजुअल के लिए होता है, 1 हाउस प्रॉपर्टी होगी। तो ITR 1 फॉर्म जो है फिल होगा। ITR 2 की बात की जाए तो ये आपका इंडिविजुअल और HUF के लिए होगा, और 2 हाउस प्रॉपर्टी के केस में ITR 2 फॉर्म भरा जाता है। ITR 3 की बात की जाए तो ITR 3 फॉर्म जो है आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम PGBP इनकम, ठीक है, PGBP इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशंस, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम
आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम होगी उसके लिए ITR 3 फॉर्म भरा जाता है। ITR 4 की बात की जाए तो ITR 4 आपका प्रिजम्पटिव इनकम के लिए होता है। प्रिजम्पटिव इनकम जो है इसको, इस फॉर्म को ITR 4 जो 4 फॉर्म है इसको सुगम भी कहा जाता है। प्रिजम्पटिव इनकम होती है जिसमें जो है इनकम मान ली जाती है किस बेस पे, जिसमें ग्रोस टर्नओवर के बेस पे जो है टैक्स लगता है। अलग से उनको जो है कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, उनको कोई अलग से इनकम टैक्स कंप्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, टैक्स कंप्यूट करने की या फिर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो आपके बिजनेस और प्रोफेशन ये जो करते हैं तो उनके लिए ये ITR 4 जो फॉर्म है इसको सुगम कहा जाता है। और फ्रेंड्स हाँ, जो ITR 1 फॉर्म है याद रख लेना, इसको जो है सहज कहा जाता है, सहज ITR 1 को, और ITR 4 को सुगम कहा जाता है। और ITR 5 की बात की जाए तो ITR 5 आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए होता है। 6 की बात की जाए ITR 6 तो ITR 6 आपका कंपनी के लिए होता है। और ITR 7 की बात की जाए तो ये आपका चैरिटेबल ट्रस्ट और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उनके लिए होता है। तो इस तरह से जो है ITR के ये जो है डिफरेंट फॉर्म रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि ITR की फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपकी ITR की फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्हाट इज द ट्रू फॉर इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पूछा है। फॉर रेजिडेंस इंडिविजुअल अबव 80 ईयर्स ऑफ एज, 80 साल से ऊपर वालों के लिए जो आपके सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें जो असेसमेंट ईयर है 2019-20 है, तो इसमें फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, वो होगा आपका 2018 और 19। फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, इनकम अर्न करते हैं हम, और असेसमेंट ईयर में क्या होता है, इनकम को इवेल्यूट करके उस पर टैक्स पे की जाता है। तो यहाँ पे स्लैब रेट पूछे हैं, ठीक है। और स्लैब रेट किसके रिगार्डिंग पूछा है, जो कि आपके सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 साल से ऊपर जो होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो स्लैब रेट देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल्स में जो है आपका मेल और फीमेल HUF एसोसिएशन ऑफ पर्सन सभी आते हैं, 60 ईयर तक है जो उनकी, तो आपकी जो 2.5 लाख तक, ठीक है, 2.5 लाख तक जो इनकम होगी वो नील होगी, सॉरी टैक्स जो होगा वो नील होगा, ठीक है। 2.5 लाख तक इनकम होगी इनकी, टैक्स जो है नील होगा। लेकिन अगर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक इनकम इनकी होती है तो उन पर 5% से इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। और 5 लाख से 10 लाख तक इनकम होगी तो इस पे जो है 20% टैक्स लगता है। और अगर अबव 10 लाख होगी तो अबव 10 लाख पर जो है 30% टैक्स पे करना पड़ता है। किसकी बात की जा रही है, इंडिविजुअल की बात की जा रही है जिनकी एज 60 तक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी आगे सीनियर सिटीजन की, जो 60 से 80 के बीच में आते हैं सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो इनके रेट्स भी जो है यहाँ पे देखिए, उनको जो है आपका 3 लाख तक जो है उनकी जो इनकम रहती है वो आपकी उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, नील, ठीक है। और अगर 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक जो है 20%, और अबव 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है। और अगर बात की जाए सुपर सीनियर सिटीजन की, तो सुपर सीनियर सिटीजन देख लीजिए यहाँ पे, तो उन पे जो है आपका सुपर सीनियर सिटीजन जो कि अबव 80 होते हैं, इनकी 5 लाख तक जो है इनकम जो है इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, नील। और 5 लाख से 10 लाख तक सीधा 20% लगेगा। और 10 लाख से अगर अबव होगी, अबव 10 लाख, तो 30% के ऊपर टैक्स लगता है इनका, ठीक है। और साथ में इनको जो आपका जो एजुकेशन सेस है, ठीक है, एजुकेशन सेस वगैरह है, हेल्थ सेस है, दैट इज़ 4%, तो ये भी साथ में ऐड होता है। तो देखिए इंडिविजुअल के लिए तो 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, और 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए जो राइट आंसर है यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 3 क्या है, फॉर इनकम बिटवीन 5 लाख 1 रुपये, ठीक है, 5 लाख से ऊपर 1 रुपये भी बढ़ेगा तो, और 10 लाख तक जो इनकम होगी उस पर टैक्स रेट 20% से लगता है, और टोटल इनकम का, ठीक है, और दैट इज मोर देन 5 लाख, ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा होगी, प्लस इसमें 4% सेस भी लगता है, एजुकेशन और हेल्थ सेस भी लगेगा। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिफरेंस क्लासेस ऑफ डिजिटली सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो देखिए डिजिटली सिग्नेचर सर्टिफिकेट की बात की गई है, दस्तखत जिनको बात की, इसको DSC भी फुल फॉर्म, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है DSC बनती है, ठीक है। तो जो व्यक्ति जो है या फिर कंपनी जो है कंपनी की पहचान को प्रमाणित करता है, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो
ये सारे ही जो पार्ट्स हैं, क्लास 1 सर्टिफिकेट, क्लास 2 सर्टिफिकेट, क्लास 3 सर्टिफिकेट, ये सारे ही जो है डिजिटल सर्टिफिकेट, सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पार्ट हैं। डिजिटल क्लास 1 सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ये आपका बिजनेस, पर्सनल और प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए जो है यूज़ होता है। क्लास 2 सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ये कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जब डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं या ITR फाइल करनी हो या ऑडिट रिपोर्ट करना हो तो क्लास 2 सर्टिफिकेट जो है यूज़ होता है। क्लास 3 सर्टिफिकेट ये यूज़ होता है ई टेंडरिंग और प्रिक्योरमेंट के लिए। तो ये सारे ही सर्टिफिकेट जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि अब जो है डिजिटल का ज़माना है, डिजिटाइजेशन हो रही है, तो ये सर्टिफिकेट भी आपके डिजिटल ही, जो आपका सिग्नेचर होंगे वो डिजिटल ही होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टैक्सेबल सप्लाई अंडर GST। अब फ्रेंड्स GST से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कम से कम 8-10 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो GST से रिलेटेड है ये। तो GST तो सबसे पहले आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स है ये, और 1 जुलाई जो है 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट है, डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट या कंजम्पशन बेस्ड टेस्ट, मीन जहाँ पे गुड्स और सर्विस की कंजम्पशन हो रही है, जहाँ पे गुड्स और सर्विस यूज़ की जा रही है, वहीं की गवर्नमेंट जो है इन पे टैक्स लगाएगी, ठीक है। और जो सप्लाई होगी, यहाँ पे सप्लाई की बात की जा रही है, तो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई भी हो सकती है, इंटर स्टेट सप्लाई भी हो सकती है। अगर इंट्रा स्टेट हो रही है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन आपके स्टेट में, ठीक है, एक विद इन स्टेट हो रही है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक हो रही है, तो आपका सेंट्रल GST और स्टेट UT GST लगता है, ठीक है। और अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, इंटर स्टेट मतलब आपकी स्टेट टू स्टेट हो रही है, तो इसमें इंटीग्रेटेड GST जो है वहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे IGST लगता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पूछा है वो है विच इज द फ्लोइंग इज ए टैक्सेबल सप्लाई अंडर GST। तो टैक्सेबल सप्लाई जो है किसको माना जाएगा यहाँ पे, तो देखिए जो आपकी टैक्सेबल जो सप्लाई रहती है, कर योग्य पूर्ति जिसको कहेंगे, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन 2, गिफ्ट ऑफ ऑफिस लैपटॉप बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय ऑन विच ITC अवेल्ड। देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए, फर्स्ट तो होगा नहीं, ठीक है, और जो थर्ड है, थर्ड लैपटॉप विद 45,000 गिफ्ट। अगर यहाँ पे बात की जाए तो गिफ्टेड जो होंगे, अगर गिफ्ट की राशि जो है 55,000 तक होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे गिफ्ट की राशि तो 50,000 से कम है, 45,000, जो कि आंसर इसका नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। तो इसका सिर्फ राइट आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा, टैक्सेबल सप्लाई होगी अंडर GST, क्योंकि इसमें जो गिफ्ट ऑफ ऑफिस मीन नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को ऑफिस लैपटॉप का उपहार, जिस पर जो है जो ITC है, ठीक है, ITC जो है उसका लाभ प्राप्त कर लिया है, ठीक है, प्राप्त कर लिया था। तो ITC क्या होती है, वो ये होती है आपकी इनकम टैक्स क्रेडिट, ठीक है। अगर नियोक्ता ने जो है इनकम टैक्स क्रेडिट का जो है लाभ प्राप्त कर लिया है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई पर जो है वो ये एक तरह से टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी और वो GST के अंडर आ जाएगा, उसको GST टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स या क्रेडिट यहाँ पे क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, एक तरह से इनकम टैक्स ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब कोई प्रोड्यूसर और जो मैन्युफैक्चर होता है, जब अपने रॉ मटेरियल पर जो है टैक्स पे करता है, मीन इनपुट्स के लिए जो टैक्स पे करेगा उस पर जो है उसको बाद में क्रेडिट मिल जाता है। मीन जो टैक्स उसने पहले पे किया अपने इन रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, वो टैक्स की भरपाई उसको बाद में हो जाती है जब वो GST एक्चुअल में जब पे करेगा, ठीक है। तो जो उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स जो पहले से पे कर दिया है उसको क्रेडिट मिल जाएगा बाद में GST टैक्स काट के, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो B होगा, जहाँ पे ITC वो अवेल कर ली है, वो टैक्सेबल सप्लाई अंडर GST एक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश रहेगी कि GST से रिलेटेड जो टॉपिक है इससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊँ इसके टॉपिक को लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास GST बिल। तो GST बिल पास करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो ये किया गया था 101वां संविधान संशोधन किया गया था ये, ओके फ्रेंड्स। तो 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ए स्पेशल ऑडिट अंडर GST इज कंडक्टेड बाय। तो GST के तहत एक विशेष लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो आपका लागत लेखाकार होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, इन्हीं के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। तो GST जो है इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था।
तो 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन इंडिया जीएसटी इज ए ड्यूल मॉडल ऑफ। तो जीएसटी जो है एक ड्यूल मॉडल है, एक दोहरा मॉडल है। तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिए गए थे? ये कनाडा बेस्ड जो है मॉडल है, ठीक है। तो ड्यूल का मतलब होता है, ड्यूल मॉडल का मतलब होता है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जीएसटी लगाएगी, ठीक है। मीन जो आपकी सेंट्रल में आपका इसमें आपका सेंट्रल जीएसटी और जो स्टेट वो आपका स्टेट जीएसटी दोनों मिलकर लगाएगी, दैट इज कॉल्ड ड्यूल मॉडल। और ये कंसेप्ट उन्होंने कनाडा गवर्नमेंट के बेस पे उठाया है। ओके फ्रेंड्स, और अगर बात की जाए तो फर्स्ट टाइम जो है जो आपका जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था वो फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था 1956 में। और जीएसटी जो थी रिकमेंडेशन किया गया था इंडिया में डॉक्टर केलकर टास्क फोर्स कमेटी जो 2004 में बिठाई गई थी। तो उसके अंडर जो थी ये रिकमेंडेशन आई थी जीएसटी को लागू करने के लिए। तो नेक्स्ट है जीएसटी 42 क्वेश्चन, जीएसटी इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन। तो जीएसटी जो है इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन। तो जो आपकी जीएसटी है वो है आपकी कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट है ये। तो डेस्टिनेशन बेस्ड है क्योंकि जहाँ पे गुड्स जो है और सर्विस कंज्यूम हो रही है वहीं की सरकार वहाँ पे टैक्स लगाएगी। तो इट इज़ ए डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट या कंजम्पशन बेस्ड टेस्ट, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका पहले वाले जो टैक्स होते थे, ठीक है, वो आपके ओरिजिन बेस्ड टेस्ट होते थे, लेकिन जीएसटी आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टेस्ट है। नेक्स्ट है, विच कोड इज यूज टू क्लासीफाई गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी। देखिए जीएसटी के अंडर सर्विस और गुड्स को क्लासीफाई किया गया है, 2 कोड इसमें यूज होते हैं, एक आपका सैक और दूसरा HSN। जो आपका HSN है, HSN का मतलब है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये आपका गुड्स के लिए यूज होता है। HSN आपका ये गुड्स के लिए यूज होता है। और सैक जो है आपका सर्विस अकाउंटिंग कोड, तो ये आपका सर्विस के लिए कोड यूज होता है। तो 2 कोड जीएसटी के अंदर जो है यूज होते हैं गुड्स एंड सर्विस के लिए, सैक एंड HSN कोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, from the following option which one will you select for an individual who is said to be resident in India। तो resident in India किसे कहा जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी जो शर्तें हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इसकी जो एक शर्त यहाँ पे पूरी हो रही है वो है आपकी सेकंड ऑप्शन, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन फिजिकल ईयर्स। मीन पिछले वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए वो भारत में रहा हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, इंडिविजुअल को रेजिडेंस इन इंडियन कहा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पूछा है और एग्रीकल्चर इनकम की सेक्शन 10 और आपको ये क्लॉज 1 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्रीकल्चर इनकम, इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है वो यहाँ पे पूछी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो इसका राइट होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। मीन एक फर्म जो कृषि कार्य में या कृषि संचालन में लगी हुई है उसके पार्टनर को लाभ में मिलने वाला हिस्सा जो होगा वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो फर्म है वो एंगेज्ड है कृषि से रिलेटेड कार्यों में, ठीक है। तो जो बाकी है सारे ये वाला फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये आपका एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आते हैं। तो इसका सेकंड इज राइट आंसर। तो एग्रीकल्चर इनकम भी चैप्टर, ये सारे जो है फ्रेंड्स इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी आपके ये टॉपिक पूछे गए हैं, इनकम टैक्स में आपने सबसे पहले तो मेन जो 5 हेड्स हैं सैलरी के, ठीक है, 5 हेड ऑफ सैलरी आपके, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हेड से रिलेटेड आपको सारा कंप्लीट टॉपिक आपने क्लियर करने हैं अपने, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो भी डिडक्शंस है, अलाउंस है, एग्जम्पशंस है और जो आपके एग्रीकल्चर इनकम है, ये सारे जो है आपने इनकम टैक्स में कंप्लीट करने हैं। और ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है, तो मीन आपको आइडिया लग गया होगा इस क्वेश्चन पेपर से ही कि कहाँ से कौन से जो बुक्स हैं पर्टिकुलर वो रहती हैं इस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, taxable value of purchased being sweet equity shares allotted by a employer is। तो देखिए
जो आपका स्यूट इक्विटी शेयर है, स्यूट इक्विटी शेयर मीन जब ये जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो अपने जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं उनको, सॉरी एम्प्लॉय होते हैं उनको दिए जाते हैं स्यूट इक्विटी शेयर्स मीन डिस्काउंट पे जो है उनको ये इशू किए जाते हैं। तो ये पूछा है कि नियोक्ता द्वारा आवंटित स्यूट इक्विटी शेयर होने के नाते अनुलाभों का कर योग्य मूल्य है। तो वो कर योग्य मूल्य जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। द मार्केट वैल्यू ऑफ सच शेयर्स एज ऑन द डेट व्हेन सच ऑप्शन इज exercised by the employee as reduced by the amount paid मीन ऐसे शेयरों का उचित बाजार मूल्य जिस तारीख को कर्मचारी द्वारा इस तरह के विकल्प का प्रयोग किया जाता है जैसा कि भुगतान की गई राशि से घटाकर किया जाता है। तो ये आपका जो कर योग्य मूल्य है, तो इसका ये राइट आंसर होगा 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रहती है आपकी, ठीक है, एमकॉम लेवल का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो डेरिवेटिव में आपके फ्यूचर ऑप्शन दोनों ही आते हैं ये सारे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑप्शन से अगर लॉस होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका होता है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है, गैर सट्टा व्यापार ये हानि होती है ये। और अगर स्पेकुलेटिव होती है तो स्पेकुलेटिव जो बिजनेस होता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस आपका जैसे कि हम मार्केटिंग में इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग होती है तो उसे स्पेकुलेटिव बिजनेस कहा जाता है और उसको 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। पर यहाँ पे बात की जा रही है लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग, तो ये एक तरह से गैर सट्टा व्यापार हानि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस का चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन मीन अवशोषित मूल्य ह्रास को आगे बढ़ाया जा सकता है कितने सालों के लिए, एनी नंबर ऑफ ईयर्स मीन कोई संख्या नहीं सालों की, ठीक है। और इसको सैलरी हेड के सिवा बाकी सारे हेड से जो है इसको सेट ऑफ की जा सकता है। और अगर बात की जाए हाउस प्रॉपर्टी की, तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड की जा सकता है। और बिजनेस ये पीजीबीपी इनकम है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो इसको भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड की जा सकता है। ये आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इनको भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस को 4 साल के लिए, और ओइंग और मेंटेनिंग हाउस जो रेस है उसके भी बिजनेस से आय को 4 साल के लिए जो है इनको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और जो अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन है उसको कितने भी सालों के लिए जो है आगे कोई संख्या नहीं है उसको अब आपकी कैरी फॉरवर्ड करने की, तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है at what rate the tax is deducted from payment made to a resident on winning from lottery। देखिए अगर कोई लॉटरी जीतता है, ठीक है, तो उस पर जो है कितना टैक्स काटा जाता है, ठीक है। जब उसको पेमेंट करी जाएगी तो कितना टैक्स काट के पेमेंट होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा हिमाचल में बिलासपुर के सुनील जो कि कांस्टेबल थे, उन्होंने ड्रीम 11 में 1.15 मीन 1,15,00,000 की जो लॉटरी जीती, तो इनको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिला होगा, ठीक है, नहीं मिला होगा क्या, नहीं मिला है, क्योंकि इनको 30% फ्लैट रेट, क्योंकि ना लॉटरी है, लॉटरी पे सीधा 30% फ्लैट रेट लगता है टैक्सेस का, तो ये काट के जो है इनको बाकी राशि मिली होगी। तो इसका ऑप्शन 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विच ITR फॉर्म number is to be used for filing the returns of income by an individual having business income। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा ITR, यहाँ पे ITR फॉर्म दे रखे हैं ITR 1, 2, 5, 3, इनमें से बताना है कि कौन सा ITR फॉर्म है वो इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल यूज़ करता है। फाइल दी इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बिजनेस इनकम से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। तो PGBP इनकम है, बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम के लिए आपका कौन सा फॉर्म नंबर होता है, तो ये फॉर्म नंबर 3 होता है। 5 की बात की जाए ये LLP के लिए होगा। 2 की बात की जाए 2 हाउस प्रॉपर्टी के लिए, इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए, और ये आपका फॉर्म नंबर 1 HUF के इंडिविजुअल के लिए होता है 1 हाउस प्रॉपर्टी के केस में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, फॉर्म नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है, इस ये सारे बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड है। जीरो कूपन बॉन्ड इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यस ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन ब्लैंक मंथ बिफोर ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि जो जीरो कूपन बॉन्ड है एक लॉन्ग टर्म एसेट्स है, अगर इसको हेल्ड किया जाता है ट्रांसफर करने से पहले कितने साल तक जो है कम से कम हेल्ड की हो, तो वो आपकी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ठीक है,
लॉन्ग टर्म एसेट्स जब आपकी 12 मंथ से ज़्यादा के लिए जो है हेल्ड की गई हो तो वो आपकी लॉन्ग टर्म में आएगी। अगर 12 महीनों से ज़्यादा के लिए होगी तो ये लॉन्ग टर्म आएगी। अगर 12 महीनों से कम टाइम के लिए होगी तो ये शॉर्ट टर्म में आती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 12 मंथ ही आपका यहाँ पे 12 मंथ्स हो जाएगा। 12 मंथ से ज़्यादा के लिए जो ट्रांसफ़र करने से पहले 12 मंथ्स कम से कम या 12 मंथ से ज़्यादा जो है ये आपने पास एक्वायर की हो, अपने पास हेल्ड की हो, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। तो इसका ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80 TTA इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अगर आपका बैंक में जो है अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसको आपको सेक्शन 80 TTA के अंडर जो है डिडक्शन मिलती है और वो डिडक्शन का अमाउंट है 10,000 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे 80 TTB भी है। 80 TTB जो है आपके सीनियर सिटीजन के लिए है और सीनियर सिटीजन को जो है 50,000 तक जो है उनको डिडक्शन मिलती है आपकी 80 TTB के अंडर। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following dates mark the end of the period covered by accounting standard 4? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो आपका एक तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 4 है वो आपका यूज होता है कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है। तो जो बैलेंस शीट डेट के बाद जो भी कंटिजेंसी है, इवेंट्स अकर होते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो जो आपकी जो तारीख यहाँ पे पूछी है, ठीक है, मार्क्स द एंड ऑफ द पीरियड कवर्ड, तो वो आपकी होगी ऑन 15 मई 2013 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 15 मई 2013 को जो निदेशक मंडल ने वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी है। तो इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रीएलोकेटिंग शुड बी अकाउंटेंट फॉर एस। तो जो भी स्टार्टअप कॉस्ट है, प्रशिक्षण जो लागत है, आवंटन की लागत के रूप में हिसाब की जाना चाहिए। तो ये आपके एक तरह से क्या होते हैं, ये खर्चे होते हैं। ठीक है। तो 2 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्टॉक ऑप्शन कैन बी ऑफर्ड बाय एन पब्लिक कंपनी बाय पासिंग। अगर पब्लिक कंपनी ने जो है ESOP प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को जो है ऑफर करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या पास करना होगा उनको, तो उनके लिए जो है एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में। तो एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान में जो है बाय द कंपनी शेयर एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, एक स्पेसिफाइड प्राइस पे जो है कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है फॉर ए फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित टाइम के लिए। और ESOP प्लान जो है, जो आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, ये एम्प्लॉयज के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए कंपनी जो है ऑफर करती है। तो इसका जो फर्स्ट होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए कंपनी ग्रांटेड 4,000 ऑप्शन टू एम्प्लॉयज, 4,000 ऑप्शन टू एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2013 को जो है कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को 4,000 ऑप्शन जो है ग्रांट कर रही है। और उसकी जो एट द रेट किस रेट पे, 150 रुपये पे। बेन द मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 300 चल रहा है। वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन यहाँ पे पूछा है। तो फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपके नंबर ऑफ ऑप्शन से। ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शन से। तो इसको आप देखिए, जो आपका फेयर जो मार्केट वैल्यू है 300 रुपये है, माइनस जो आपकी एक्सरसाइज प्राइस है 150 है, इनटू जो 4,000 टोटल ऑप्शन है इसके। तो जब आप ये करोगे सोल्व, तो ये आपका 150 इंटू 4,000 को जब आप करोगे तो ये आपके पास 6 लाख रुपीज़ जो है ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो इसका 6 लाख इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड। जब कंपनी ने अपने शेयरों को इक्विटी शेयर को खरीदना होता है, बाईबैक करना होता है, अपने शेयरों को वापस खरीदना होता है, तो वो शुड नॉट एक्सीड, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो आपका 25% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ये बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर नहीं होना चाहिए। तो इसका सेकेंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्विजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज बाय इशू ऑफ शेयर विल। अगर जो है शेयर इशू करके जो है एक्विजिशन की जा रही है किसी एंटरप्राइज की, तो ये आपका क्या ये इसको शो की जाएगा अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट, अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होता है ये, क्योंकि इन्वेस्टिंग में आपका
सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स आएगा, ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आता है। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी नहीं आता, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आपके तो इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, ठीक है, ये रिडम्पशन ऑफ शेयर, डिवेंचर्स ये आते हैं। और ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, तो इसका नोट बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपका ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं शो की जाता है फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि आपको पता है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें 3 एक्टिविटीज़ मेन आती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये आपका ये वाला जो यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट, ये आपका नोट बी शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है रॉयल्टी रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। तो कई बार जो है रॉयल्टी मिलती है हमें, ठीक है, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, इन सब का यूज़ करने के लिए जो हमें राजस्व मिलता है, तो राजस्व को मान्यता दी जानी चाहिए। तो इसको मान्यता मिलती है एज ए एन ऑन एन एक्रूवल बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ द रेलिवेंट एग्रीमेंट। तो ये प्रासंगिक समझौते की अवधि के अनुसार जो एक्रूवल बेसिस पे इसको मान्यता दी जाती है, तो इसका 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। एक्रूवल बेसिस मीन, एक्रूवल मीन जो आपके कमाली है, ठीक है, लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेसिबल इन द प्रीवियस ईयर। कौन से केस में जो है पिछले सालों की जो इनकम है उसको पिछले साल में ही जो है असेस किया जाता है, पिछले साल में ही निर्धारित कर लिया जाता है, तो वो केस है आपका, ये आपका जब पर्सन जो है इंडिया को छोड़ के जाने वाला होता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बाद में वो वापस आए ना आए, ठीक है। तो ऐसा कि ऑलमोस्ट क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करते हैं, इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर में ही जो असेसमेंट ईयर में जाके इनकम की असेसमेंट होती है उसमें टैक्स पे करते हैं। लेकिन इस केस में जो है पिछले साल की इनकम को पिछले साल में ही निर्धारित कर लिया जाता है, पिछले साल में ही उसे इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा वो ले लेंगे, तो जब एक पर्सन इंडिया को छोड़कर जा रहा होता है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन, ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया 60, यस हो गया। फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 विच अमाउंट इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन। तो सेक्शन 54 पूछी है, ये आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाला चैप्टर है, ठीक है, टैक्सेस का। तो सेक्शन 54 आपकी रिलेटेड है ये कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। मीन अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचा और उस प्रॉपर्टी से जब आपको पैसा मिला तो वो आपका कैपिटल गेन होगा, और उस कैपिटल गेन का यूज़ आपने, उस पैसे का यूज़ आपने किसी और फर्दर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो है यूज़ कर लिया, ठीक है। तो एग्जेम्पशन के लिए वो तभी एलिजिबल होगा, ये आपका फर्स्ट टैक्स पेयर जो है, जो टैक्स पेयर होगा, जो सेलर होगा, बेचने वाला, नीड टू बी इंडिविजुअल और एचयूएफ, जी हाँ, एचयूएफ और इंडिविजुअल होना चाहिए, और एसेट्स होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए बिल्कुल, और जो सेलर होगा शुड परचेज ए रेजिडेंशियल हाउस, और जो बेचने वाला होगा वो परचेज करेगा, शुड परचेज ए रेजिडेंशियल हाउस आइदर 1 ईयर बिफोर, या तो वो सेल से 1 साल पहले, या फिर बिफोर द डेट ऑफ सेल, और ट्रांसफर ऑफ, और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ए ट्रांसफर या सेल। तो सेल के 1 साल पहले या सेल के 2 साल बाद जो है वो क्या करेगा, रेजिडेंशियल हाउस को परचेज उसको कर लेना चाहिए या परचेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो है वो एग्जेम्पशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा सेक्शन 54 के अंडर। तो ये सारी जो कंडीशनें हैं ये फॉलो करती हैं, और ऑप्शन जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है फ्रेंड्स। सेक्शन 54 और जो सेक्शन 54 एक और है 54B है, ठीक है। तो 54B आपकी ये जो होती है अर्बन लैंड के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है Which of the following is not an income taxable as income from other sources। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये क्वेश्चन है, तो कौन सी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जो है इनकम नहीं माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फैमिली इनकम तो आती है, कैजुअल इनकम भी आएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डायरेक्टर सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग ये भी आएगी, तीनों ही आती है। लेकिन जो आपकी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रेंट रिसीव्ड फॉर हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, तो ये सारा जो है आपके ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं है, तो इसका 4 इज राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल 2019। तो जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो 2019 की बात की गई थी, तो वहाँ पे थे अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली थे, ये थे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही जो है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और अभी रिसेंट की बात की जाए 2021 की, तो अभी जो आपके निर्मला सीतारमण है जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। तो सर्विस टैक्स जो है इंडिया में कभी इंट्रोड्यूस की गया था, तो ये आपका 1994 में, ठीक है, 1 जुलाई 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, आफ्टर विच एरर विल ए ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस। किस अशुद्धि के बाद, किस त्रुटि के बाद ट्रायल बैलेंस अभी भी संतुलन में ही रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये राइट होगा। जब गुड्स जो है वापस कर दी जाती है सप्लायर को 150 रुपये में, सॉरी सप्लाई 150 की भर एंटर्ड इन, और उसकी एंट्री की गई कहाँ पे? परचेज रिटर्न डे बुक की 105 में की गई। ठीक है, सप्लाई तो 150, जो आपकी वापस की 150 की, और जो एंट्री की गई 105 की गई, लेकिन इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस एरर का। ठीक है, तो इस एरर के बावजूद भी जो है, जो आपका ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो स्टिल बैलेंस ही रहेगा, और बाकी जो आपकी एंट्रियां हैं इन सभी का बैलेंस पर असर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो थे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टोटल 65 क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम आगे करेंगे एचपीजी के और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, 65 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और 10 क्वेश्चन आपके एचपीजी के और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके इंडिया की जीके और करंट अफेयर से होंगे। तो टोटल 85 का ये पूरा पेपर रहता है, 85 मार्क्स का विद नेगेटिव मार्किंग। और जो आपके 15 नंबर जो बाकी रहते हैं वो आपके इवेल्युएशन के रहते हैं, डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन के रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन के नंबरों का पता नहीं कि कैसे वो साइन होते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ पे मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स आपको आइडिया से लग गया होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं अगले क्वेश्चन जो 20 बचते हैं। तो 66 क्वेश्चन है, विच लेक इज सिचुएटेड नियर द चांसल पीक रोडू। तो रोडू जो है, कौन सी जो है लेक जो है नियर द चांसल पीक रोडू के पास जो है सिचुएटेड है? तो ये आपकी चंद्रनाहन लेक है। ठीक है, चंद्रनाहन लेक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब रिवर। चेनाब रिवर की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यहाँ पे मियार है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। विच पास ज्वाइन लाहौल एंड बरमोर। लाहौल और बरमोर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो यह कुगती दर्रा है। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज, जो आपकी जैमूर मठ है, जैमूर मोनेस्ट्री। तो जैमूर मठ आपका लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थन सेंचुरी इज नियर बाई। तो जो आपके तीर्थन अभ्यारण्य है ये आपका बंजार में है, कुल्लू में, बंजार कुल्लू में है। नेक्स्ट है, एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी देर इज ए शीप ब्रीडिंग फार्म। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो कौन सी जगह पे जो है भेड़ प्रजनन फार्म है? तो ये आपका नगवाई में है, नगवाई मंडी में है। फॉर विच गेम स्पोर्ट्स डिड पूजा ठाकुर ऑफ बिलासपुर गेट परशुराम अवार्ड। मिला था पूजा को, तो पूजा का जो स्पोर्ट्स थी वो थी कबड्डी। नेक्स्ट है, नियर विच प्लेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज चिन्मया संदीपनी हिमालय आश्रम। तो ये कांगड़ा में कौन सी जगह के पास है? तो ये आपकी योल कैंप के पास है, चिन्मय आश्रम जो है योल कैंप के पास है। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच राजा ऑफ चंबा रिसीव्ड नाइटहुड इन 1906। तो 1906 में जो है आपके भूरी सिंह राजा को जो था नाइटहुड की पदवी दी गई थी। भूरी सिंह राजा चंबा के थे। नेक्स्ट है, हु वाज द स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा इन 1963। 1963 में एचपी विधानसभा के स्पीकर थे देशराज महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज, जो आपकी कार्बी जनजाति, कार्बी ट्राइब मेनली फाउंड, कार्बी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये असम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एनसीसी इस्टेब्लिश। तो एनसीसी जो थी आपकी 1948 में इस्टेब्लिश की गई थी ये। तो वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the original name of epic महाभारत। तो महाकाव्य महाभारत का मूल नाम क्या है? तो उसका जो मूल नाम है महाकाव्य भारत का, तो उनको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाटर डे। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बाई विच अमेंडमेंट वाज डोगरी एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस संशोधन द्वारा डोगरी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो वो संविधान आपका था 92वां संविधान था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अबे अहमद बोंदा 2019 नोबेल प्राइज फॉर पीस फॉर एंडिंग इथोपियास बॉर्डर डिस्प्यूट विद। तो जो आपका इथोपिया बॉर्डर डिस्प्यूट था किसके साथ चल रहा था, ये चल रहा था इरिट्रिया के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस इरिट्रिया के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था शांति के लिए। किसको? अबे अहमद को। और अबे अहमद जो थे पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं इथोपिया के। तो इसका सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज ट्रिपोली। तो जो ट्रिपोली है किस देश में है? तो ट्रिपोली जो है लीबिया देश में है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन। तो गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो जो आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है आपका जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है नियर विच रिवर इज सुरकोटड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। तो सुरकोटड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस नदी के पास है? फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगी। तो सुरकोटड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस नदी के पास है? तो उस नदी का नाम है घग्गर नदी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आपके हिमाचल का स्कूल लेक्चरर कॉमर्स से रिलेटेड पीएचडी का एग्जाम जो आपका 2020 में हुआ है। ठीक है, हुआ था। तो उससे मेरी कोशिश थी कि इस क्वेश्चन पेपर को मैं पूरा डिटेल में थोड़ा सा सॉल्व करवाऊं, क्योंकि अगर मैं बताना होता तो इसका मैं ऑप्शन बता देती, लेकिन डिटेल में थोड़ा डिस्कस करने से थोड़ा सा पॉइंट और ज़्यादा क्लियर होते हैं अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीएसटी का जो आपका टॉपिक रहता है फ्रेंड्स, वो मेरी कोशिश रहेगी कि उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लाऊँ अलग से। ठीक है, और अगर आपका साथ रहा इस चैनल पर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करके बताओगे कि आपको कैसी वीडियोज़ लग रही है, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और बाकी जो 15 नंबर रहते हैं वो आपके इवैल्यूएशन के रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। अच्छे से करिए ये आप एग्ज़ाम की तैयारी, और ये क्वेश्चन पेपर बड़े अच्छे से करिएगा। इसी के बेस पे जो है अपनी तैयारी शुरू करिएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि पेपर का लेवल किस तरह से था, कहाँ से कौन कौन सी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उन बुक्स को पहले तो आप अरेंज कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।